फ्रेंड्स, ये स्टोरी का छठा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। अगर आप इस स्टोरी को फर्स्ट एपिसोड से ही देखोगे तो आपको इस स्टोरी में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी को लास्ट तक देखना मत भूलना। आस्था को देखते हुए अंश ने कहा, जल्दी से बैठो। वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। यह कहते हुए उसने अपनी आवाज को नॉर्मल रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त और उसका भाई के सामने वो आस्था को ज्यादा हर्ट करे, ताकि वो उसकी शिकायत दादाजी से ना करे। क्योंकि भले ही वो चारों अंश से डरते थे, लेकिन अंश ये भी जानता था कि उसके दादाजी उन चारों से हर बात उगलवा लेते हैं। आखिरकार वो उसके महान दादाजी जो थे। तभी आहान ने कहा, अरे भाभी, आप बाहर क्यों खड़ी हो? प्लीज बैठ जाइए, चलिए जल्दी। उसकी बात सुनकर आस्था मुस्कुराते हुए जल्दी से अंश से 3 सीट की दूरी छोड़कर बिल्कुल विंडो से सटकर बैठ गई। अंश ने तिरछी नजरों से आस्था की तरफ देखा और अपने मन में बोला, मुझसे डरकर तो इस तरह से बैठी है जैसे मैं इसे अभी खा जाऊंगा। आस्था के बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और उनकी कार मॉल की तरफ निकल गई। आस्था बिल्कुल चुपचाप खामोशी से बाहर देख रही थी। पूरी कार में सन्नाटा पसरा हुआ था, जिससे आहान और ध्रुव दोनों चिढ़ गए। वहीं आकाश और सुमित तो शांत स्वभाव के थे, इसलिए उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तभी आहान ने ध्रुव को टेक्स्ट मैसेज किया, यार, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं या फिर किसी की मैयत में भाभी के साथ पहली बार इस तरह से कार में जा रहे हैं और कितना अजीब लग रहा है। उसका मैसेज पढ़कर ध्रुव ने उसे मैसेज किया, तुम टेंशन मत लो, मैं आगे इसीलिए बैठा हूँ ताकि माहौल थोड़ा ठीक कर सकूं। वैसे भी डेविल किंग का गुस्सा तो तुम जानते ही हो ना, लेकिन मुझे पता है आस्था भाभी के सामने वो अपने असली अवतार में नहीं आएंगे। ये मैसेज टाइप करके उसने आहान को सेंड कर दिया और फिर उसने आगे बढ़कर प्लेलिस्ट चालू की तो कार में एक बेहद ही खूबसूरत गाना बजने लगा, सुहाना सफ़र आज का और ये मौसम आशिकाना। जैसे ही ये गाना बजा, ध्रुव ने एक्साइटमेंट में अपने दोनों हाथ उठाकर डांस करना शुरू कर दिया और वो साथ ही साथ गाना भी गुनगुना रहा था। वहीं पीछे आहान भी मजे लेने लगा। वहीं बीच में बैठा अंश खा जाने वाली नजरों से ध्रुव को घूर रहा था। अचानक डांस करते करते ध्रुव को अपने शरीर में एक कपकपी महसूस हुई और उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया। ये देखकर वो एकदम हैरान हो गया। इतनी एयर कंडीशनर कार में भला इस तरह उसे पसीना क्यों आ रहा है? ये सोचकर उसने इधर उधर देखा तो उसकी नज़र अंश की नज़रों से जाकर मिली। अंश की आंखें इस वक्त एकदम लाल थी। उसे ऐसे देखकर ध्रुव कांप गया। उसने जल्दी से गाना चेंज कर दिया, क्योंकि उसने सोचा था कि गाना अंश और आस्था पर एकदम परफेक्ट है। इसी वजह से अंश गुस्से में है, उसे घूर रहा है। तभी एक और गाना बजने लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अब क्या करेगा अंश ध्रुव के साथ? क्या ध्रुव कभी अपनी हरकतों से बाज आएगा? ये तेरी आंखें झुकी झुकी। जैसे ही ये गाना बजा, अंश का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। वहीं ध्रुव अपने दांतों से नाखून को काटते हुए अपने मन में बोला, आज यही गाने बजने जरूरी थे क्या? ऐसा लग रहा है जैसे ये सारे गाने पीछे बैठे इस एग्रीमेंट पर परफेक्ट है। एक बार इस कार से बाहर निकल जाऊं, उसके बाद मैं इस कार में बस इंग्लिश गानों की
प्लेलिस्ट डाल दूंगा ताकि उनका मतलब किसी को समझ ही ना आए। तभी उसके फ़ोन पर आहान का मैसेज आया। क्या कर रहा है भाई? तू देख रहा है ना, इस कार में एयर कंडीशनर होने के बावजूद भी हम सबको पसीना आ रहा है। इस बात का मतलब समझ रहा है ना तू? उसका मैसेज पढ़कर ध्रुव ने आगे बढ़कर जल्दी से गाना बंद कर दिया। वहीं आस्था उदास हो गई क्योंकि उसे गाने सुनने बहुत ज़्यादा पसंद है। दरअसल आस्था के गांव में अगर किसी गली मोहल्ले में किसी की बारात आती थी तो आस्था सबसे पहले वहां डांस करने पहुंच जाया करती थी। लेकिन जब से उसकी शादी हुई थी उसे ऐसा लगने लगा था मानो सारी मौज मस्ती उससे छिन गई हो। आज जब गाने बजे तो उसका दिल कर रहा था कि वो यहीं उठकर डांस करना शुरू कर दे। लेकिन फिर उसने अपने ठीक बराबर में बैठे अपने मॉन्स्टर पति को देखा जो उसे ही घूर रहा था। इसलिए उसने अपना मन मार लिया और डांस करने का इरादा छोड़ दिया। कुछ देर बाद वो सब शहर के सबसे बड़े मॉल फिनिक्स मार्केट सिटी के सामने खड़े थे। जैसे ही आस्था कार से बाहर आई उसने उस मॉल की तरफ देखा तो एक पल के लिए वो मॉल को देखकर घबरा गई। ऐसी बात नहीं थी कि वो पहले कभी मॉल नहीं आई थी। वो पहले अपनी मामी के साथ प्रियंका शादी की शॉपिंग करने के लिए छोटे मोटे मॉल में गई थी जो उनकी बजट के हिसाब का था। लेकिन ये शहर का सबसे बड़ा मॉल था। उस मॉल को देखकर आस्था की आंखें फटी की फटी रह गई और उसे घबराहट होने लगी क्योंकि इससे पहले वो कभी भी इतने बड़े मॉल में नहीं गई थी। ऊपर से उस मॉल में 6 से 7 फ्लोर बने हुए थे जो चारों तरफ फैले थे। ये देखकर आस्था और भी ज़्यादा डर गई। लेकिन वो अपने डर को सब लोगों के सामने जाहिर करना नहीं चाहती थी। वो अभी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील भी कर रही थी क्योंकि इतने सारे लड़कों के बीच वो एक अकेली थी। जैसे ही पांचों लड़कों ने एक साथ मॉल में एंटर किया वहां की आस-पास खड़ी लड़कियों की नज़र उन पर जैसे ठहर गई। पांचों एक से बढ़कर एक स्मार्ट, हैंडसम और डैशिंग थे। उनके सामने कोई दूसरा लड़का नजर ही नहीं आ रहा था। जैसे ही लड़की की नज़र आस्था पर पड़ी तो एकदम से उनका मुंह बन गया। एक लड़की ने आस्था की तरफ देखते हुए खुद से कहा, यार ये लड़की कितनी लकी है, इसके साथ इतने हैंडसम लड़के हैं। ये कहते हुए वो लड़की आस्था को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी। तभी उसे आस्था के पैर के पास उसके कपड़े में खून लगा हुआ दिखाई दिया। दरअसल जब आस्था मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी तब उसके घुटनों से खून निकलने लगा था जो अब सूख चुका था। उस लड़की ने कहा, ये मामूली फटीचर लड़की जरूर अंश कपूर की नौकरानी होगी। आस्था के कपड़े बिल्कुल नॉर्मल थे इसलिए वो लड़की आस्था के बारे में ऐसा सोच रही थी। वहीं वो लड़की अंश के ऑफिस में काम करने वाली एम्प्लॉय मलिष्का थी। मलिष्का को काफ़ी टाइम से अंश पर क्रश था। वो अंश को बहुत पसंद करती थी लेकिन आज तक उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अंश के केबिन तक चली जाए। लेकिन आज अंश के साथ किसी लड़की को देखकर वो परेशान हो रही थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अंश करवाएगा आस्था को शॉपिंग? क्या आस्था बच पाएगी अंश के गुस्से से? उसने खुद से कहा, मुझे ये जानना होगा कि अंश के साथ ये लड़की कौन है। ये सोचकर वो पिलर के पीछे जाकर छिप गई और उन सब पर नजर रखने लगी। वहीं मॉल में आकर आस्था ने अपना सिर झुका लिया था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अलग ही दुनिया में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ देखे क्योंकि हर तरफ उसे मॉल की
खूबसूरती दिखाई दे रही थी। तभी अंश ने ध्रुव की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, इस लड़की को जो कुछ भी चाहिए इसे दिला दो। मैं तब तक कैफे एरिया में बैठकर तुम सबका इंतजार करूंगा। इतना कहकर वो तेज कदमों से वहां से जाने लगा। तभी ध्रुव ने आहान को कुछ इशारा किया तो आहान जल्दी से अंश के पास आया और रिक्वेस्ट करते हुए बोला, भाई आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि हम भाभी को शॉपिंग करवा दें? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। आपको भी हमारा साथ देना होगा। तभी ध्रुव पीछे से आया और बोला, भाई आप भाभी को शॉपिंग नहीं करवाओगे और अगर दादाजी को पता चल गया तो वो आपसे नाराज हो सकते हैं। आप तो समझ रहे हो ना मेरी बात? दादाजी को भी गुस्सा करना, टेंशन लेना, ये सब अच्छा नहीं है। ध्रुव ने जैसे ही अंश की कमजोरी पर निशाना साधा, अंश अपने दोनों हाथ उठाकर अपने सिर पर थपथपाने लगा। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अब तुम लोग मुझे ब्लैकमेल करोगे? देख रहा हूं मैं, जब से ये लड़की आई है तुम लोगों के पर निकल आए हैं। इतना कहकर वो गुस्से से आस्था के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने कस कर आस्था का हाथ पकड़ा और बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। इतना कहकर वो आस्था को अपने साथ लेकर जाने लगा। वहीं आस्था उन चारों की तरफ बेबसी से देख रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंश उसे कहाँ लेकर जा रहा है। वहीं मलिष्का, जो उनके पीछे छिपकर खड़ी थी, जैसे ही उसने अंश के हाथ में आस्था का हाथ देखा, उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, पिछले 5 सालों से मैं तुमसे प्यार करती हूँ अंश कपूर। तुम्हारे चक्कर में मैंने ना जाने कितने ही रिश्ते ठुकरा दिए। अब इस तरह से तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते। फिर उसने नफरत से आस्था की तरफ देखते हुए कहा, इस लड़की की जान मैं अपने हाथों से लूंगी। मैं तुम्हारे करीब कभी किसी लड़के को नहीं आने दूंगी। ये कहते हुए मलिष्का के चेहरे पर आस्था के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ अंश आस्था को खींचते हुए वॉल के उस साइड लेकर आ गया जहाँ कपड़े रखे हुए थे। तभी आस्था ने घबराते हुए पूछा, कि आप क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। ये कहते हुए आस्था अंश के हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वहीं वो चारों हैरान होकर उन दोनों के पीछे भाग रहे थे। तभी सुमित अंश के सामने आकर खड़ा हो गया और थोड़े गुस्से में बोला, ये तुम क्या कर रहे हो अंश? तुम इस तरह से भाभी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्लीज उनका हाथ छोड़ो। सुमित के साथ साथ बाकी तीनों भी अंश पर गुस्सा करने लगे तो अंश ने उन चारों को देखते हुए आस्था का हाथ झटक दिया और गुस्से में बोला, तुम चारों को आखिर हो क्या गया है? जब से ये लड़की आई है मैं देख रहा हूँ तुम लोग इसकी कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रहे हो। उसकी बात सुनकर आकाश आगे आया और एकदम शांत लहजे में बोला, इस वक्त तुम अपने घर पर नहीं हो अंश, मॉल में हो। तुम यहाँ आस्था के साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। ऐसे तो यहाँ आस्था का तमाशा बन जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब मलिष्का की घटिया चालों के बारे में अंशु को पता चलेगा? उसकी बात सुनकर आस्था ने आकाश की तरफ देखा। वो मन ही मन आकाश को थैंक्स बोल रही थी, क्योंकि उसने अंश से उसे बचा लिया था। तभी अंश ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने तुम लोगों से कहा था ना, तुम लोग जैसे चाहो शॉपिंग कर सकते हो। मैं तुम सबका कैफे एरिया में इंतज़ार करूँगा, लेकिन तुम लोग चाह रहे हो कि मैं शॉपिंग करूँ। उसकी बात पर आहा ने कहा, अच्छा ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं,
आप बस एक काम कीजिए, भाभी के लिए सिर्फ एक ड्रेस पसंद कर दीजिए। उसके बाद आप कैफ़े एरिया में चले जाना। बाकी शॉपिंग भाभी खुद से कर लेगी। उसकी बात सुनकर अंश उसे घूरने लगा। ध्रुव और आहान अंश से सबसे ज़्यादा डरते थे। आकार और आश और सुमित अंश की एज के ही थे, इसलिए वो कभी-कभी अंश को कुछ बोल भी देते थे। फिलहाल अंश के पास उन सबकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं तुम सबसे बाद में निपट लूँगा। फिलहाल तुम्हें जो करना है करो। वैसे भी तुम लोगों के चक्कर में आज का मेरा पूरा दिन वेस्ट होने वाला है। उसकी बात खत्म होती उससे पहले ही उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। गुड आफ्टरनून सर। सबने उस आवाज़ की तरफ देखा तो सब हैरान हो गए, क्योंकि उनके सामने देव खड़ा था। देव अंश का पर्सनल सेक्रेटरी था। वो अंश के भाइयों की तरह ही था। चारों दोस्तों की देव से बहुत बनती थी। देव को देखकर वो चारों उसे गले लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सालों बाद मिल रहे हो। वहीं उन सबको ऐसे देखकर अंश ने खुद से कहा, कल ही तो ये सब मिले थे, फिर ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे कई सालों बाद मिल रहे हो। इन सब का कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हुए उसने अपना सिर ना में हिलाया। वहीं देव चारों से मिल तो रहा था, लेकिन उसकी नजरें अंश पर थी, जो गुस्से से उन सबको घूर रहा था। तभी देव अंश के सामने आया और बोला, सर, ये रहा आपका लैपटॉप और ये आपकी आज की मीटिंग की पूरी डिटेल्स, जो आपने दिन की जगह रात को रिशेड्यूल कर दी थी। देव की बात सुनकर चारों दोस्त एकदम हैरान हो गए। तभी आकाश ने मुंह बनाते हुए कहा, काश हम लोगों में भी इतना दिमाग होता तो आज हम भी अपना दिन का सारा काम रात में कर लेते। तभी अंश ने गुस्से में कहा, तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है ना, मुझे एक मिनट भी वेस्ट करना पसंद नहीं है। अब जल्दी से शॉपिंग करो और इस लड़की को जो दिलाना है वो दिला दो और फिर फटाफट चलो यहाँ से। वहीं देव की नजरें तो आस्था पर टिक गई थी। वो जब आस्था से पहली बार मिला था तभी से उसे आस्था बहुत अच्छी लगी थी। अंश की ऐसी बेरुखी देखकर उसे आस्था के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने खुद से कहा, इतनी स्वीट लड़की की लाइफ में इतना हार्टलेस इंसान कैसे आ सकता है। दरअसल देव 15 साल का था, तब से ही वो अंश के साथ था, इसलिए अंश उसे भी बिल्कुल अपने भाई की तरह ही ट्रीट करता था। जब अंश ने देखा कि देव भी बाकी सब में इन्वॉल्व हो गया है तो उसने गुस्से में कहा, अगर तुम सबकी फालतू की बकवास हो गई हो तो क्या हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो काम कर ले। उसकी बात सुनकर सब लोग एकदम शांत हो गए। वहीं ध्रुव और आहान को दादाजी की कही बातें याद आ गई। दादाजी ने उनसे कहा था कि उन्हें कुछ ऐसा करना है जिस वजह से अंश और आस्था एक हो सके, इसलिए वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करना चाहते थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या ध्रुव और आहान को मिलेगी अपनी लाइफ पार्टनर या होगा उनके साथ कुछ गलत। तभी ध्रुव की नज़र आस्था के कपड़ों पर गई तो उसने एकदम से कहा, भाभी, क्या आपको मंदिर में कुछ परेशानी हुई थी, क्योंकि आपके कपड़ों पर ये ब्लड के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। उसकी बात सुनकर आस्था ने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो उसे एकदम से एम्बैरेसिंग फील होने लगा। उसने अपने मन में कहा, कहीं इन धब्बों का मतलब ये कुछ गलत ना समझ लें। उसे इतना एम्बेरेस होते देखकर ध्रुव एकदम से झेप गया। वहीं अंश उन लोगों को घूर रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सब बर्दाश्त करना
आसान नहीं था। इस तरह की सिचुएशन उसने कभी फेस नहीं की थी, स्पेशली किसी लड़की को लेकर तो वो आज तक कभी मॉल आया ही नहीं था। उसने अपने मन में कहा, पता नहीं आज मैं किसका फेस देखकर उठा था। आज का दिन कितना बेकार गुजर रहा है मेरा। इन लोगों ने मेरे करोड़ों का नुकसान करवा दिया है आज। अब सारा काम मुझे रात में ही करना होगा। ये लड़की कितनी ज़्यादा इरिटेटिंग है। और तो और ये लोग इस लड़की से कितने प्यार से बात कर सकते हैं। ज़रूर ये लड़की कुछ प्लान करके यहाँ आई है, वरना जिससे मेरी शादी तय हुई थी उस लड़की का मंडप से भाग जाना और इस लड़की का मंडप में आ जाना, ये बात तो मेरी समझ से बाहर है। दरअसल अर्श ने पहले ही आस्था की सारी डिटेल्स निकलवाने के लिए देव को लगा दिया था। और प्रियंका घर से क्यों गई थी, किसके साथ गई थी, उसने उनकी भी पूरी डिटेल निकलवा ली थी। इतना ही नहीं, उसने प्रियंका और उसके बॉयफ्रेंड को शहर के एक होटल से अपने आदमियों से किडनैप करवा लिया था। और इस वक्त वो दोनों अंश की कैद में थे। वो जल्द से जल्द शॉपिंग वाला काम खत्म करने के बाद सीधा प्रियंका और उसके बॉयफ्रेंड से मिलने जाने वाला था। प्रियंका के बारे में सोचते हुए वो एक बार फिर से आस्था को नफरत से देखने लगा। फिर उसने खुद से कहा, आज उन दोनों से मिलकर इस बात का पता चल जाएगा कि आस्था का इन सब में कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। वैसे ये तो सोचने वाली बात है कि प्रियंका की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने अंश कपूर से शादी करने के लिए मना कर दिया और शादी के मंडप से ही भाग गई। इस वक्त अंशु को प्रियंका और उसकी हिम्मत पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जल्द से जल्द प्रियंका से सारी बातें पता करना चाहता था। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। अब अंशु को एक मिनट भी एक घंटे के बराबर लग रहा था। इसलिए उसने उन चारों की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम चारों को इसी जगह खड़े होकर पूरा मॉल देखना है तो मुबारक हो, तुम सब मॉल देख चुके हो। अब हम यहाँ से वापस घर चल सकते हैं। उसकी बात सुनकर उन चारों ने एक साथ कहा, भाई आप कैसी बात कर रहे हो, हम तो बस ऐसे ही खड़े हैं। ऊपर सेकंड फ्लोर पर कपड़ों का एरिया है, चलो हम सब वहीं चलते हैं। इतना कहकर वो सब जल्दी से एस्केलेटर के पास आ गए। वहीं अपने सामने एस्केलेटर देखकर आस्था एकदम हैरान हो गई, क्योंकि इससे पहले भी वो अपनी मामी के साथ एस्केलेटर पर गई थी और तब उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगा था। और अब एक बार फिर से एस्केलेटर देखकर उसका गला सूखने लगा। उसने घबराते हुए कहा, मैं लोगों को कैसे बताऊं कि मुझसे इस पर चढ़ा नहीं जाएगा। पिछली बार जब मैं मामी के साथ आई थी तब मामी ने मेरा हाथ थाम कर मुझे एस्केलेटर से ऊपर ले गई थी। वहीं अंश एस्केलेटर पर जाकर खड़ा हो गया और उसके पीछे वो चारों भी चले गए। वहीं आस्था उन सबके पीछे रह गई थी। आस्था को छोड़कर बाकी सब लोग एस्केलेटर से सेकंड फ्लोर पर पहुंच गए। किसी ने भी पीछे मुड़कर आस्था की तरफ नहीं देखा, क्योंकि वो पांचों तो देव के साथ बातें करने में बिजी हो गए थे। वहीं अंश सबसे आगे जा रहा था। उसका ध्यान अपने हाथ में पकड़े आईपैड पर था, क्योंकि वो अपनी मीटिंग की डिटेल्स चेक कर रहा था। उसकी आज पेरिस के एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। वो बस उसी के अकॉर्डिंग सारी डिटेल चेक कर रहा था। तभी अंश ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, सामने कपड़ों का स्टोर है, फटाफट से जो भी कपड़े इस लड़की को चाहिए इसे सब दिला दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आस्था कभी अंश के दिल में अपनी जगह बना पाएगी
या हो जाए कि वो अंश से दूर। उसकी बात सुनकर अहान ने कहा, अच्छा भाभी, आप कौन से कपड़े लोग? इतना कहकर उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसे आस्था कहीं दिखाई नहीं दी। ये देखकर अहान एकदम हैरान हो गया और उसने अंश की तरफ देखकर कहा, भाई, भाभी कहाँ है? भाभी तो यहाँ है ही नहीं। उसकी बात सुनकर अंश ने रेलिंग से नीचे देखा तो आस्था अभी भी एस्केलेटर के पास खड़ी कुछ सोच रही थी। उसने सबको नीचे देखने का इशारा किया तो सब रेलिंग से आस्था को देखने लगे। तभी कुछ सोचकर अंश भागते हुए आस्था के पास गया और उसने आस्था का हाथ पकड़कर उसे एस्केलेटर पर खड़ा किया। इस वक्त आस्था ने अंश का हाथ कसकर पकड़ रखा था क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। अंश उसे लेकर सबके पास आ गया। अब तक उसने आस्था का हाथ छोड़ दिया था क्योंकि सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। उन दोनों को देखकर सब मेंस क्लॉथ स्टोर में चले गए और अपने लिए कपड़े देखने लगे। अब वहां पर सिर्फ अंश और आस्था ही बचे थे। तभी अंश ने आस्था का हाथ पकड़ा और उसे गर्ल्स स्टोर में लेकर आ गया। उसने एक नज़र पूरे स्टोर को देखा। तभी उसकी नज़र एक ड्रेस पर गई जो कि ट्राउजर और टॉप था। वो टॉप फैशनेबल थी। उसकी स्लीव्स में सिर्फ एक बारीक सी डोरी थी और उसमें कोई बाजू नहीं थी। इन कपड़ों को देखकर आस्था कभी अंश को देखती तो कभी उस टॉप को। उसने एक नज़र पलटकर पीछे देखा तो अब वहाँ कोई नहीं था। सब मेंस क्लॉथ स्टोर में थे। आकाश और सुमित अपने लिए शर्ट देख रहे थे। वहीं ध्रुव और आहान जानबूझकर सेल्स गर्ल को परेशान कर रहे थे। वो कभी उन्हें किसी चीज़ को दिखाने के लिए कह रहे थे तो कभी किसी और चीज़ को। वहीं देव एक जगह लैपटॉप लेकर बैठ गया था और वो अंश का काम कर रहा था। अंश भी अपने आईपैड में काम में बिजी था। अब आस्था बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसने अपने मन में कहा, अब मैं क्या करूं? किससे अपनी परेशानी शेयर करूं? मैंने तो कभी भी इस तरह के कपड़े नहीं पहने। दरअसल आस्था ने इस तरह के कपड़े पहले कभी देखे भी नहीं थे। उसके गांव में तो सब लड़कियां सलवार सूट, अनारकली सूट या पजामा सूट पहनती थी और औरतें साड़ियाँ पहना करती थी। लेकिन इस तरह के कपड़े जिनमें केवल बाजू के नाम पर हल्की बारीक सी डोरी थी, ये तो उसने पहनने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। उसने हिम्मत करके अंश की तरफ देखकर कुछ कहने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अंश जी, ये कपड़े तो। उसकी आवाज़ सुनकर अंश ने कहा, तुम अभी तक यही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? या जानबूझकर मेरा टाइम वेस्ट करना चाहती हो? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जरूर किसी न किसी प्लान की वजह से मेरी लाइफ में आई। लेकिन याद रखना, अंश कपूर को जिस दिन तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिला, वो दिन तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा। अब जितना कह रहा हूँ उतना करो। जाकर फटाफट से कपड़े चेंज करके आओ। वैसे भी अपने गंदे कपड़ों की वजह से तुमने पहले ही काफ़ी ड्रामा क्रिएट कर दिया है। इतना कहकर वो वापस अपने आईपैड में देखने लगा। वहीं आस्था अंश की बातें सुनकर इमोशनल हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी गलती क्या है। उसने ऐसा भी क्या कर दिया जो अंश उसके साथ इस तरह का बिहेव कर रहा है। अब आस्था के पास उस ड्रेस को पहनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आखिर क्यों अंश आस्था को अपनाना नहीं चाहता? क्या आस्था उसे छोड़कर चली जाएगी? उसने बेबस होकर उस ड्रेस को उठाया और चेंजिंग रूम किस तरफ है
ये देखने की कोशिश करने लगी। दरअसल आस्था जब प्रियंका और अपनी मामी के साथ शॉपिंग पर आई थी, तब प्रियंका ने कई सारे लहंगे ट्राई किए थे। इसलिए उसे पता था कि ट्रायल रूम में ही जाकर कपड़े चेंज किए जाते हैं। वो अब कोई भी बात भूलकर अंश को एम्बेरेस फील करवाना नहीं चाहती थी। उसने अपने मन में कहा, शायद अंश जी ठीक कह रही हैं, मेरी वजह से उनकी काफ़ी बेइज्जती हुई है। वो इतने अमीर इंसान हैं और उनकी बीवी बिल्कुल गंवार। मुझे किसी भी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। ये सोचकर वो अपनी ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। चेंजिंग रूम में आकर उसने जल्दी से कपड़े चेंज करना शुरू कर दिए। उसने जब वो टॉप पहनी तो टॉप उसकी कमर तक की आ रही थी और फिर उसने ट्राउज़र पहना। उसे उन कपड़ों में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि वो कोई भी सूट घुटनों से नीचे तक का पहना करती थी और अनारकली सूट तो उसका पूरा नीचे तक हुआ करता था। वैसे वो इन कपड़ों में स्टाइलिश, मॉडर्न और ब्यूटीफुल लग रही थी। उसे लग रहा था कि अब वो इन कपड़ों में बाहर कैसे जाए। इसलिए उसने ऊपर से अपना दुपट्टा ले लिया और दुपट्टे को अच्छी तरह से अपने हाथों में लपेट कर अपनी चेस्ट और कमर को कवर कर लिया और फिर वो डोर ओपन करके जैसे ही बाहर जाने लगी, अचानक से उसे लगा कि डोर बंद हो गया है। उसने खुद से कहा, शायद बाहर से डोर अटक गया है। ये सोचकर उसने वापस से डोर ओपन करने की कोशिश की तो डोर एक टक की आवाज़ के साथ खुल गया। आस्था जल्दी से बाहर आई। तभी उसकी नज़र दो अनजान लड़कों पर गई, जो वहीं ट्रायल रूम के बाहर खड़े थे। उन लड़कों को देखकर आस्था जल्दी से अंदर भाग गई और उसने डोर बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने घबराते हुए कहा, अंशु जी कहाँ चले गए? और यहाँ दो अनजान लड़के खड़े हैं। मैं इन कपड़ों में बाहर अब कैसे जाऊँ? वहीं मलिष्का अपनी हाई हील्स की टक टक की आवाज़ के साथ चेंजिंग रूम के बाहर आई। उसके चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन आंखों में वही जहर। वो जल्दी से अपने पास में खड़ी एक सेल्स गर्ल के पास गई और उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोली, याद है ना, मैंने क्या कहा था? बस 20 मिनट के लिए अपना काम कर दो। जब अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो खुद डोर खींचने लगी। उसकी बात सुनकर उस सेल्स गर्ल ने डरते हुए कहा, लेकिन मैम, अगर मैं पकड़ी गई तो? मलिष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैंने सब चेक कर लिया है। यहाँ कोई नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। 20 मिनट के बाद बस डोर लॉक कर देना। उसकी बात सुनकर उस सेल्स गर्ल ने हाँ में अपना सिर हिलाया और धीरे से चेंजिंग रूम का डोर बाहर से बंद कर दिया। वहीं मलिष्का कुछ कदम पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अब देखती हूँ, जब रोशनी और हवा दोनों बंद हो जाएंगी तब तुम्हारा चेहरा कैसा लगता है, मिस सीधी साधी बीवी। यह कहते हुए उसने ट्रायल रूम की लाइट ऑफ कर दी और वहां से निकल गई। वहीं चेंजिंग रूम के अंदर जैसे ही लाइट बंद हुई, आस्था घबराहट की वजह से डोर ओपन करने लगी, लेकिन डोर ओपन नहीं हो रहा था। अब आस्था को घबराहट होने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, कोई है यहाँ? प्लीज गेट ओपन करो। उसकी बात सुनकर बाहर किसी ने भी नहीं सुनी, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं। अपनी बात का जवाब ना मिलता देखकर आस्था जोर जोर से चिल्लाने लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अंश आस्था को टाइम रहते बचा पाएगा? क्या उसे पता चलेगा आस्था की कैद होने के बारे में? उसकी चिल्लाने की आवाज़
बाहर खड़ी सेल्स गर्ल और मलिष्का सुन रही थी। मलिष्का ने हंसते हुए कहा, अब देखती हूँ, अंदर जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो तुम सांसें कैसे लोगी। वहीं वो सेल्स गर्ल काम करने की अच्छी खासी कीमत मिल गई थी, इसलिए वो बहुत ही खुश थी। जब से आस्था अंश के साथ मॉल आई थी, तभी से वो मलिष्का की आंखों में खटक रही थी। जब एस्केलेटर से अंश ने आस्था का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाने में मदद की थी, ये बात मलिष्का की आंखों में चुभ रही थी। फिर अंश का अपनी पसंद के कपड़े उठाकर आस्था को देना, ये देखकर मलिष्का को आस्था पर और भी ज्यादा गुस्सा हो आ गया। उसने जल्द ही एक सेल्स गर्ल को अपने प्लान में शामिल करके आस्था को टारगेट किया। अपने प्लान को अंजाम देने के बाद मलिष्का ने नफरत से कहा, तुम पर सिर्फ मेरा हक है अंश कपूर, और आज के बाद इस लड़की को भी ये बात समझ आ जाएगी। वहीं अंश पूरी तरह से अपने काम में बिजी था। एक पल के लिए भी उसने अपनी नज़रें अपने आईपैड से नहीं हटाई थी। फिर वो देव के पास गया। देव अपने सामने अंश को देखकर एकदम हैरान हो गई। वो जल्दी से सोफे से उठ गया तो अंश ने उसे देखते हुए पूछा, जो काम मैंने तुम्हें दिया था, क्या वो हो गया? सारी मीटिंग की तैयारी हो गई? सारे पॉइंट अच्छी तरह से नोट कर लिए तुमने? उसकी बात सुनकर देव ने कहा, सारी तैयारी हो गई है सर, अगर आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो। उसकी बात सुनकर अंश उसके लैपटॉप में देखने लगा, क्योंकि उसे फटाफट अपने सारे काम कंप्लीट करने थे। उसे आस्था का तो ख्याल ही नहीं रहा कि उसने आस्था को चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए भेजा था। जब भी अंश अपना काम करता था, उसे अपने आसपास क्या हो रहा है उसका कोई होश नहीं रहता था। वो तो बस उस वक्त पूरी तरह से अपने काम में खो जाया करता था। वहीं देव चुपचाप खड़ा था। वो हमेशा ही अंश के केबिन में घंटों तक खड़ा रहता था। वहीं दूसरी तरफ चारों दोस्त अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके अपने हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग लेकर मुस्कुराते हुए अंश के पास जाने लगे। लेकिन अपने सामने का नज़ारा देखकर आहान और सुमित के तो होश उड़ गए। आहान ने एकदम से कहा, ये क्या हो रहा है? ये कहते हुए वो अपनी जगह पर खड़ा होकर सामने का नज़ारा देखने लगा। वहीं उसके पीछे चल रहे ध्रुव ने खुश होते हुए कहा, यार कुछ भी कहो, आज हम भाभी की वजह से शॉपिंग करने आ गए, वरना हमें तो कई दिन बीत जाते हैं और हम एक साथ कहीं जा भी नहीं पाते हैं, और फिर डिज़ाइनर खुद घर कपड़े भिजवा देते हैं। लेकिन आज अपने लिए खुद से शॉपिंग करके अच्छा लग रहा है। चारों के लिए ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। वो सब जैसे ही अंश के पास आए, अंश को इस तरह काम करते देखकर हैरान हो गई। तभी आहान ने एक तरफ इशारा करते हुए सबसे कहा, गाइस वहाँ देखो। उसकी बात सुनकर सबने उस तरफ देखा, जहाँ कुछ लड़कियाँ एक जगह खड़ी होकर अंश को घूर घूर कर देख रही थी और मुस्कुराते हुए आपस में बातें कर रही थी। कुछ लड़कियां तो अंश को पहचानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर में उन्होंने अंश को कहाँ देखा है, क्योंकि अंश काफ़ी कम इंटरव्यू देता था और उसके बारे में कम खबरें ही बाहर आती थी। अंश जो चाहता था बस वही न्यूज़ वो अपने बारे में रिलीज करवाता था, वरना अंश की बिना मर्जी के किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई भी न्यूज़ उसकी परमिशन के बिना रिलीज कर दे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आस्था कभी अंश के दिल में जगह बना पाएगी? क्या अंश को होगी अपनी गलती का एहसास? तभी आहान ने अपने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए सबसे कहा, अंश भाई यहाँ है, तो फिर भाभी कहाँ है? कुछ देर तक वो लोग
वहीं खड़े होकर अंश का काम खत्म होने का इंतजार करते रहे। जब थोड़ी देर हो गई तो आकाश ने कहा, अगर हम अंश को आवाज नहीं देंगे तो उसे काम करते करते यही शाम हो जाएगी। उसकी बात पर आहान ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अंश को आवाज लगाते हुए बोला, भाई। उसकी आवाज सुनकर अंश ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, बोलो क्या बात है? आहान ने पूछा। भाभी कहाँ है? जैसे ही उसने आस्था का नाम लिया, सबको एहसास हुआ कि आस्था कहीं दिखाई नहीं दे रही। वहीं अंश के हाथ, जो बड़ी ही तेजी से लैपटॉप पर चल रहे थे, वो भी एकदम से रुक गए और एक पल के लिए उसने अपनी नजरें लैपटॉप से हटा ली और आहान की तरफ देखते हुए बोला, आस्था कहाँ है? मतलब शॉपिंग कर रही हो? जाकर वहां देखो, मुझे क्या पता वो कहाँ। ये कहते हुए उसके फेस पर आस्था को लेकर लापरवाही साफ दिखाई दे रही थी। तभी ध्रुव ने खुद से कहा, बीवी कहीं दिखाई नहीं दे रही है और ये जनाब इतनी लापरवाही से जवाब दे रहे हैं। क्या भाई के मन में भाभी के लिए जरा सी भी फिक्र नहीं है? उसकी बात सुनकर आहान ने कहा, इन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है भाभी की, तभी तो वो 1.5 घंटे से कहा है। ये बात इन्हें पता भी नहीं है। इस वक्त सबके मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उन सबके लिए अभी आस्था को ढूंढना इम्पोर्टेंट था। वो जल्दी से चारों कपड़े वाले एरिया में गए और वहां जाकर हर जगह आस्था को ढूंढने लगे। वहां पर 2 सेल्स गर्ल खड़ी थी। उन दोनों से भी उन सब ने आस्था के बारे में पूछा, लेकिन उन सेल्स गर्ल को आस्था के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब वो चारों बुरी तरह से परेशान हो गई। देव भी आस्था को लेकर परेशान था, लेकिन अभी वो अंश के पास से जा नहीं सकता था, क्योंकि अंश उसका काम चेक कर रहा था और अगर बीच में अंश को कुछ समझ नहीं आया, उस वक्त देव को अपने पास ना पाकर वो उस पर गुस्सा करेगा। ये सोचकर देव चुपचाप वहीं खड़ा रहा, लेकिन मन ही मन उसे आस्था की बहुत फिक्र हो रही थी। वो ये बात जाहिर नहीं कर सकता था। आस्था ने उसे पहली बार भाई कहकर पुकारा था। ये बात सिर्फ वही जानता था। उसने प्रे करते हुए कहा, आई होप वो ठीक हो। वहीं चारों दोस्तों ने आस्था को सब जगह देख लिया था, लेकिन उन्हें आस्था कहीं दिखाई नहीं दी थी। अब वो सब परेशान हो गए। आकाश ने चिल्लाते हुए कहा, अंश ऐसा कैसे कर सकता है? उसने आस्था को शॉपिंग करने के लिए इसे कैसे कहीं भी भेज दिया, जबकि उसे पता है आस्था के लिए ये जगह एकदम नई है। उसकी बात सुनकर सुमित ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, शायद हम ही बेवकूफ थे जो हमने उन दोनों को अकेले शॉपिंग करने के लिए कहा। हमें लगा था कि कुछ पल वो दोनों साथ रहेंगे तो हो सकता है अंश के मन में आस्था के लिए कोई फीलिंग जाग जाए, लेकिन यहाँ तो आस्था ही गायब हो गई। वहीं ध्रुव और आहान आस्था को ढूंढते हुए उसी चेंजिंग रूम के पास से गुजरे जहाँ आस्था गई थी। मॉल के स्पीकर पर इस वक्त तेज म्यूजिक चल रहा था, लव टुनाइट, जिसकी बेस इतनी ज्यादा भारी थी कि जमीन तक हिल रही थी। उसी शोर में ध्रुव को लगा जैसे किसी ने उसे आवाज दी हो। वो एक पल रुका और अपने कानों में उंगलियां डालकर ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही सेकंड म्यूजिक का साउंड और बढ़ गया। वहीं ध्रुव को रुकते देखकर आहान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ? ध्रुव ने कहा, कुछ नहीं, मुझे लगा किसी ने आवाज दी है, शायद मेरा वहम होगा। उसकी बात सुनकर आहान ने हाँ कहा और फिर वो दोनों वहां से आगे बढ़ने लगे।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या मलिष्का अंश की नज़रों से बचकर निकल पाएगी या अंश उसे भी देगा कोई सजा? वहीं उनके पीछे बंद दरवाजे के अंदर आस्था अभी भी धीमी आवाज में बोल रही थी, कोई है? प्लीज हमें यहाँ से निकालिए। चेंजिंग रूम के अंदर आस्था आंखें बंद करके बैठी थी। वो रूम चारों तरफ से बंद था, इसलिए उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। उस रूम में ज़्यादा देर तक अगर कोई इंसान रह जाए तो उसकी जान भी जा सकती थी। अब तक आस्था को वहाँ बंद हुए 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था। वो अब आधी बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। वहीं ध्रुव भागते हुए अंश के पास जाकर खड़ा हो गया और सख्त लहजे में बोला, भाई हमने पूरा एरिया देख लिया है, लेकिन हमें भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसकी सख्त आवाज़ सुनकर सब अब हैरान होने की बारी अंश की थी। वो जल्दी से सोफे से खड़ा हुआ और ध्रुव की तरफ देखने लगा। उसके इस तरह देखने से ध्रुव के शरीर में एक कपकपी शुरू हो गई, लेकिन उसने अपने डर को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और एक बार फिर से थोड़ा सा धीमे लेकिन कड़े शब्दों में बोला, भाई भाभी मिसिंग है। ये सुनकर अंश ने अपने मन में कहा, अब ये आफत की पुड़िया कहाँ चली गई? फिर उसने ध्रुव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना आईपैड और लैपटॉप देव को दिया और कपड़े वाले सेक्शन की तरफ चला गया। वहीं आकाश, सुमित और आहान पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्हें देखकर अंश ने खुद से कहा, लगता है सच में आफत की पुड़िया मिसिंग है। ये सोचकर उसने देव को इशारे से अपने पास आन बुलाया और उसे ऑर्डर देते हुए बोला, अपने सभी आदमियों को बोलो कि पूरे मॉल में फैल जाए और पता करे कि वो लड़की कहाँ गई है। फिर उसने आकाश, सुमित, आहान सबकी तरफ देखते हुए कहा, और तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाकर ढूंढो उसे, पता करो कहाँ गई है वो। याद रखना, अगर वो लड़की नहीं मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर वो पांचों काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गए। तभी आहान ने धीरे से कहा, पहले खुद ने तो अपनी बीवी पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें घुमा दिया, और अब हम पर इस तरह से हुक्म चला रहे हैं जैसे सारी गलती हमारी है। उसकी बात सुनकर सबने उसे घूर कर देखा तो आहान एकदम चुप हो गए और फिर वो सब अलग अलग डायरेक्शन में फैल गए। वो हर एक फ्लोर पर जाकर आस्था को ढूंढ रहे थे। वहीं देव ने अब तक सिक्योरिटी गार्ड्स को फोन कर दिया था और कुछ ही देर में पूरे मॉल में गार्ड्स फैल गए। वहीं अंश उसी कपड़ों के सेक्शन में आराम से एक जगह बैठा था। उसने झल्लाते हुए कहा, आखिरकार वो लड़की यहाँ से कहाँ जा सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं मैंने उसे धमकाया, उस वजह से वो यहाँ से चली गई, या फिर उसे ये लगने लगा हो कि उसकी सच्चाई मुझे पता चल गई है, इसलिए वो आफत की पुड़िया यहाँ से भाग गई। ये सोचते हुए वो एक बार फिर से अंश को आस्था से नफरत होने लगी। उसने गुस्से से कहा, तुम कहीं भी जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ लूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या प्रियंका बताएगी अंश को सच्चाई या फिर वो फंसा देगी आस्था को? और अगर ये सच है कि किसी ने तुम्हें मेरी लाइफ में किसी मिशन के लिए भेजा था, तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। फिर उसने देव को अपने पास बुलाया और उसे ऑर्डर देते हुए बोला, पूरा मॉल ब्लॉक कर दो। अब मेरी मर्जी के बगैर कोई भी इस मॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसकी बात सुनकर देव जल्दी से
वहाँ से चला गया। तभी अंश को अपने ऊपर किसी की गहरी नज़रें महसूस हुई। जैसे ही उसने नज़र उठाकर सामने देखा तो वहाँ मलिष्का थी, जो अब तक अंश को एकटक देख रही थी। अंश को अपनी तरफ देखते पाकर वो जल्दी से एक पिलर के पीछे जाकर छिप गई, जिस वजह से अंश उसे देख नहीं पाया। मलिष्का ने खुद से कहा, मुझे ज़्यादा देर तक अब इस मॉल में नहीं रुकना चाहिए। वैसे भी मैं उस लड़की को तो पहले ही ठिकाने लगा चुकी। ये सोचते हुए वो कपड़े देखते हुए धीरे धीरे वहां से जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो मॉल से बाहर निकल पाती, ठीक उसी वक्त अंश के गार्ड्स ने पूरे मॉल को ब्लॉक कर दिया। मॉल के वर्कर एक जगह जमा हो गए थे और वो सब कस्टमर को बहुत ही पोलाइटली हैंडल कर रहे थे। एक वर्कर ने सबसे कहा, सर मैं बस 5 मिनट के लिए, आप सब फर्स्ट फ्लोर पर चले जाइए। उसकी बात मानकर सब लोग फर्स्ट फ्लोर पर जाकर इकट्ठे हो गए और कन्फ्यूजन से एक दूसरे को देखने लगे। अंश के गार्ड्स के हाथों में बंदूकें थी, इसलिए वहाँ कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। अंश ने सेकंड फ्लोर पर से ही खड़े हुए सभी लोगों को देखना शुरू किया, लेकिन उन सबके बीच आस्था उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो एकदम हैरान हो गया। उसने अपने मन में कहा, यहाँ मॉल का हर एक इंसान मौजूद है, लेकिन वो लड़की क्यों नहीं है? आखिर वो कहाँ जा सकती है? वहीं ये सब देखकर मलिष्का का खून खौल रहा था। जिस तरह से अंश आस्था को ढूंढ रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने नफरत से कहा, ये लड़की आखिर है कौन, जो अंश उसे ढूंढने के लिए पागल हो रहा है? लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अब तक तो वो लड़की कुछ ही देर में मरने वाली होगी। वहीं दूसरी तरफ आस्था को उस चेंजिंग रूम में कैद किए हुए 1.5 घंटे से भी ज्यादा का टाइम हो गया था। अब उसकी आंखें हल्की हल्की बंद हो रही थी। वो पूरी तरह से बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। वहीं सुमित, आकाश, ध्रुव, आहान सब लोग अंश के पास आ गए। उन सब का मुंह उतरा हुआ था। वहीं अंश भी परेशान हो गया था। उसने अपने मन में कहा, अगर आस्था नहीं मिली तो दादाजी क्या समझेंगे? क्या वो कभी मुझे माफ कर पाएंगे? नहीं नहीं, मैं हर हाल में उस लड़की को ढूंढ कर रहूंगा। उसकी वजह से मैं अपने दादाजी को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकता। यही सब सोचते हुए उसने अपने गार्ड्स को अपने पास बुलाया और बोला, इस एरिया का और चेंजिंग रूम का सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। और वो लड़की जब मेरे साथ थी, ठीक उसी वक्त का फुटेज चलाओ। अंश ने जैसे ही सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला लिया, वो सेल्स गर्ल और मलिष्का दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि वो सेल्स गर्ल तो पैसों के चक्कर में ये बात तो भूल ही गई थी कि मॉल के हर एक एरिया में, हर एक केबिन में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। वो आस्था को चेंजिंग रूम में बंद करते हुए रिकॉर्ड हो गई होगी। ये सोचकर वो बुरी तरह से कांपने लगी। तभी उसकी नज़र अंश के गार्ड्स पर गई, जिनके हाथों में बंदूकें थी। उसने अपने मन में कहा, अगर मेरी सच्चाई सामने आ गई तो ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे, मुझे कौन सी सजा देंगे? ये सोचते हुए उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने तो सोचा था कि आस्था कोई मामूली सी लड़की होगी, जिसे मलिष्का अपने किसी पर्सनल रीजन की वजह से रूम में बंद करवा रही है। अब वो सेल्स गर्ल मलिष्का को ढूंढने लगी। उसे ऐसे देखकर मलिष्का ने अपने चेहरे को कवर कर लिया, ताकि वो सेल्स गर्ल उसे देख ना पाए। वो अब वहाँ से निकलने की फिराक में थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आखिर अंश की वीर रायचंद से
क्या दुश्मनी है? क्या हुआ था अंश के साथ? वहीं अंश सबके साथ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख रहा था। तभी वो सीन आया जब उसने रैंडमली एक ड्रेस उठाकर आस्था को थमा दी थी। वो आस्था कभी उस ड्रेस को देखती तो कभी अंश को। ये देखकर एक पल के लिए तो अंश भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसने आगे फुटेज देखनी शुरू की। आस्था कपड़े लेकर चेंजिंग रूम की तरफ जा रही थी। तभी पीछे से एक सेल्स गर्ल वहां आ गई। उसने अपने आस पास देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है, और फिर उसने धीरे से रूम का डोर बाहर से बंद कर दिया। ये फोटोज देखते ही अंश और बाकी सबकी आंखों में आग बरसने लगी, क्योंकि जब भी किसी के साथ गलत होता था या किसी के साथ इस तरह की हरकत होती थी तो उन सब का खून खोलने लग जाता था। अंश ने मॉल के गार्ड्स को धमकाते हुए कहा, मुझे ये सेल्स गर्ल अभी इसी वक्त यहीं चाहिए। इतना कहकर वो उस चेंजिंग रूम की तरफ गया जहां आस्था को कैद किया गया था। उसने जल्दी से उस रूम का डोर ओपन किया। आस्था जो डोर से सटकर बैठी थी, डोर के ओपन होते ही वो एकदम से नीचे गिरने लगी, लेकिन अंश ने उसे संभाल लिया। उसकी नज़र आस्था के पहने हुए कपड़ों पर गई। बेहोश होने की वजह से आस्था जैसे ही गिरी, उसका दुपट्टा नीचे गिर गया जो उसने अपने ऊपर डाल रखा था। ये देखकर अंश ने जल्दी से आस्था को दुपट्टे से कवर किया, क्योंकि इस वक्त उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो आस्था के कपड़े बदल सके। उसने जल्दी से आस्था को चेक किया, फिर उसकी कंडीशन का अंदाजा लगाते हुए उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर बाहर आ गया। उसने सबको ऑर्डर देते हुए कहा, जिसने भी ये सब किया है उसे पकड़कर फार्म हाउस पर लाओ और गार्ड्स को बोलो कि मॉल से हट जाए। इतना कहकर वो आस्था को लेकर बाहर चला गया। तभी मलिष्का की नज़र अंश पर पड़ी। जब उसने देखा कि अंश आस्था को उठाकर बाहर जा रहा है तो उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियाँ कसकर बंद कर ली। उसके बड़े बड़े नेल्स उसके हाथों में चुभ रहे थे। उसने नफरत से कहा, ये लड़की आज तो बच गई, लेकिन अगली बार अगर यह मुझे मेरे अंश के आस पास नजर भी आई तो इससे भी बुरा हाल करूंगी। अंश सिर्फ मेरा है और उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इतना कहकर वो भी मॉल से बाहर निकलने लगी। तभी अंश के गार्ड्स ने उस सेल्स गर्ल को पकड़ लिया और फिर चारों दोस्त उसे लेकर फार्म हाउस पर चले गए। वो सेल्स गर्ल कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके मुंह पर गार्ड्स ने कपड़ा बांध दिया था। वहीं अंश आस्था को लेकर अपनी कार में आ गया था। उसने आस्था को देखते हुए कहा, क्या ज़रूरत थी इसे इस तरह के कपड़े पहनने की? अगर मैंने इसे ये कपड़े दिए थे तो क्या ये मुझे बता नहीं सकती थी कि ये ऐसे कपड़े नहीं पहनती है? आयुष खुद से ही सवाल जवाब कर रहा था। असलियत में तो वो भी आस्था की ऐसी हालत देखकर अंदर तक डर गया था। अब वो बस आस्था को होश में देखना चाहता था। ऊपर से आस्था के कपड़े जिनमें वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, ना चाहते हुए भी अंश की नज़र बार बार आस्था पर अटक रही थी। कुछ देर बाद उसकी कार सिटी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। अंश ने आस्था को अपनी गोद में उठाया और हॉस्पिटल के अंदर लेकर चला गया। वो डॉक्टर रश्मि के केबिन में आया। डॉक्टर रश्मि इस वक्त एक नर्स से बात कर रही थी। रश्मि सिटी हॉस्पिटल की जानी मानी डॉक्टर थी। वो और अंश एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि एक टाइम पर रश्मि अंश की क्लासमेट हुआ करती थी। रश्मि को देखकर अंश ने परेशानी से कहा, रश्मि पहले तुम इसे देखो। उसकी बात सुनकर रश्मि एक पल के लिए हैरान हो गई।
तभी उसकी नज़र अंश की बाहों में बेहोश पड़ी आस्था पर गई। अंश के साथ किसी लड़की को देखना उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था, लेकिन जब उसने ये देखा कि अंश की आंखों में उस लड़की के लिए सिर्फ फिक्र है, तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आखिर आकाश और रश्मि एक दूसरे को कैसे जानते हैं, कैसे हुई थी इन दोनों की मुलाकात? उसने अंश से इस टाइम कोई सवाल नहीं पूछा और जल्दी से आस्था को चेक करने लगी। उसने आस्था को इंजेक्शन दिया और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया और साथ ही उसे ग्लूकोज चढ़ाया। इस वक्त आस्था का ग्लूकोज लेवल काफ़ी कम हो चुका था और साथ में उसकी सांसें भी धीमी चल रही थी, इसलिए उसे ऑक्सीजन देना ज़रूरी था। करीब 1 से 1.5 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद आस्था की हालत थोड़ी स्टेबल हो गई। इस वक्त अंश वार्ड के बाहर खड़ा था और वो बिना पल के झपकाए उस वार्ड के डोर को देख रहा था जहां आस्था का ट्रीटमेंट किया जा रहा था। उसने खुद से कहा, अगर आज आस्था को कुछ हो गया तो मैं दादाजी को क्या जवाब दूंगा? मैं किसी भी कीमत पर दादाजी को नाराज नहीं कर सकता। वहीं उस सेल्स गर्ल को फार्म हाउस पर छोड़कर चारों दोस्त भी हॉस्पिटल आ गए, क्योंकि अभी वो अकेले आस्था को हॉस्पिटल में नहीं छोड़ सकते थे। उन्हें आस्था की फिक्र हो रही थी। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अंशु को फ़ोन करके आस्था के बारे में पूछा तो अंशु उन्हें कुछ नहीं बताएगा, इसलिए वो सब सीधा हॉस्पिटल आ गए थे। हॉस्पिटल पहुंचकर जैसे ही उन्हें पता चला कि डॉक्टर रश्मि आस्था का ट्रीटमेंट कर रही है, तो वो सब थोड़ा रिलैक्स हो गए। तभी रश्मि वार्ड से बाहर आई। उसकी नज़र उन पांचों पर पड़ी। पांचों एक लाइन में उसके सामने खड़े थे। उन सबको एक साथ देखकर रश्मि एक बार फिर से हैरान हो गई। तभी उसकी नज़र आकाश पर जाकर ठहर गई। वो इतने महीनों बाद आकाश को देख रही थी। आकाश को देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, लेकिन ये बात उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी। अंश कुछ पूछता उससे पहले ही ध्रुव और आहान आगे आए और ध्रुव ने जल्दी से पूछा, रश्मि दीदी, अब भाभी कैसी है? ध्रुव के मुंह से भाभी सुनकर रश्मि की आंखों में कई सारे सवाल आ गए। उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? कौन भाभी? ध्रुव ने जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए कहा, वो हमारी आस्था भाभी है जिनका आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये सुनकर रश्मि एकदम हैरान हो गई। उसने खुद से कहा, आखिर ये लड़की किसकी वाइफ हो सकती है? वो कुछ सवाल पूछती उससे पहले ही सुमित ने कहा, रश्मि बताओ ना भाभी कैसी है? जैसे ही सुमित ने भी भाभी कहा, रश्मि को अपना दिल अंदर ही अंदर टूटता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि अब सिर्फ आकाश ही बचा था जिसने आस्था को भाभी नहीं कहा था। रश्मि को ये पूरा यकीन था कि अंश कभी शादी नहीं करेगा, क्योंकि रश्मि अंश के खड़ूस नेचर और उसके एरोगेंट बिहेवियर से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे पता था कोई भी लड़की अंश की लाइफ में कभी नहीं आ सकती। उसने अपने मन में कहा, अंश ने शादी नहीं की है तो मतलब है अंदर जो लड़की है वो आकाश की वाइफ है। यह सोचकर रश्मि का दिल कांप गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं उन पांचों ने जैसे ही रश्मि की आंखों में आंसू देखे, वो हैरानी से उसे देखने लगे। तभी ध्रुव ने खुद से कहा, कहीं भाभी को कुछ हो तो नहीं गया? तभी आकाश ने थोड़े गुस्से में पूछा, रश्मि तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बताओ आस्था को क्या हुआ है? आकाश अंश से एज में बड़ा था,
इसलिए वो आस्था को उसके नाम से ही बुलाता था। वैसे भी आस्था आकाश और सुमित को भाई कहती थी। वो दोनों आस्था को अपनी छोटी बहन की तरह ही समझते थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आस्था अंश के जाल से बाहर निकल पाएगी? क्या वो सच में कभी डॉक्टर बन पाएगी? वहीं जब रश्मि ने आकाश के मुंह से आस्था के लिए भाभी नहीं सुना तो उसका शक यकीन में बदल गया। उसने आकाश से कहा, तुमने शादी कर ली? इतना कहकर उसने एक जोरदार चाटा आकाश के गाल पर मार दिया। उसका चाटा इतना जोर का था कि उसकी आवाज वहां गूंज उठी। वहीं ध्रुव और आहान पीछे हो गए और रश्मि आकाश को हैरानी से देखने लगी। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहां हो क्या रहा है। आकाश भी सवालिया नजरों से रश्मि को देख रहा था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो क्या? तुमने मुझ पर हाथ उठाया। रश्मि ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की से शादी करने की? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम शादी के बंधन में बंधना ही नहीं चाहते और मैंने तुम्हारे फैसले को एक्सेप्ट भी किया। लेकिन मैं तो पागल थी। मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद तुमने आस्था से शादी कर ली। हाउ डेयर यू आकाश! ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? ये सब कहते हुए उसने गुस्से में आकाश का कॉलर पकड़ लिया। उन दोनों को ऐसे देखकर आहान ने ध्रुव के कान के पास जाकर धीरे से कहा, उफ, मोहब्बत का थप्पड़। उसकी बात सुनकर ध्रुव की हंसी छूट गई। उसका तो मन कर रहा था कि वो यहीं ठहाके मारकर हंसे। वहीं रश्मि की बात सुनकर आकाश एकदम चुप हो गया। आखिरी तक देखने के लिए शुक्रिया।